हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। आज से हम लोग एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं और ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है या फिर इस पे मुझे ठीक ठाक सा रिस्पांस देखने को मिलता है तब तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा हम लोग इसके आगे का पार्ट लाने का बिल्कुल भी कष्ट नहीं करेंगे। तो प्लीज अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और हाँ, आपको इस वीडियो में बॉयज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, तो प्लीज उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना। और अब हम चलते हैं अपनी एनिमे की ओर। एनिमे की शुरुआत में हमें एक शॉर्ट सी शकल की उड़न तस्तरी को दिखाया जाता है जिस पर लोग बैठकर बड़ी बड़ी दूरियां तय करते हैं। दरअसल ये 4386 का समय है। यहाँ लोग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही बड़े पैमाने पर मैजिक का भी यूज करते हैं और यहाँ सभी लोग एकदम पीसफुली रह रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक दिन यहाँ एक जाइंट फ्रॉग अपीयर होता है जो कि चारों तरफ तबाही फैलाना शुरू कर देता है, जिसके कारण सिंघाई के सभी लोग उससे डरकर भागने लगते हैं। लेकिन एक बच्चा बिना डरे उसी मेढक की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ उस जाइंट फ्रॉग से लड़ने के लिए एक मैजिक स्क्वाड आ जाती है। वो पूरी स्क्वाड मिलकर उस फ्रॉग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उनके अटैक से उस जाइंट फ्रॉग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तभी वो जाइंट फ्रॉग अपने मुंह से एक लेजर को छोड़कर उस मैजिक स्क्वाड की एक लड़की को घायल कर देता है। तभी वो मैजिक स्क्वाड अलग अलग फैल जाती है ताकि वो लोग चारों तरफ से हमला करके उस फ्रॉग को खत्म कर सके। तभी मैजिक स्क्वाड के एक मेंबर को नीचे एक बच्चा दिखाई देता है। वो उस बच्चे से वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता, जिस पर वो फ्रॉग उस बच्चे के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। पर मैजिक स्क्वाड का मेंबर जाकर उसे बचा लेता है। वो उस बच्चे को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। देन वो फिर से उस जाइंट फ्रॉग के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और अब हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि उसी बंदे ने उस जाइंट फ्रॉग को हराया था, जिसकी वजह से वो हुआशियो का हीरो बन गया और इस बंदे का नाम जूही है। और अब हम एक लड़के को देखते हैं और आज इस लड़के का स्कूल में पहला दिन है। तभी इसे वहाँ कुछ पुलिस रोक लेते हैं जो इसे कहते हैं, तुम वही रोल बोर्ड पर लगी फोटो वाले लड़के हो ना जिसकी वैल्यू 5 है, पर तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं क्योंकि हम सीनियर्स तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी वो पुलिस उस लड़के से पैसे मांगने लगते हैं। वो कहते हैं किसी का ख्याल रखने में बहुत ही मेहनत लगती है और तुम ये तो नहीं चाहोगे कि ये काम हम तुम्हारे लिए फ्री में करें। तभी एक दूर खड़ा लड़का ये सब देख रहा होता है। वो कहता है ये लोग उसे बुली कर रहे हैं, मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए, पर उसका दोस्त उसे उस वक्त रोक लेता है। तभी हम देखते हैं एक फ्लेयर आकर उन लड़कों को जा लगती है जिसकी वजह से वो लड़के दूर जाकर गिरते हैं और हम देखते हैं ये सब एक लड़की ने किया था। वो कहती है तुम्हारे हाई फोर्स वैल्यू होने की वजह से तुम लो फोर्स वैल्यू वालों को तंग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। और उस लड़की को देखकर वहाँ सभी लोग काफी सरप्राइज थे। उनमें से एक लड़का कहता है ये तो वही लड़की है ना जिसके पापा फ्लोर फ्रूट कर्टन ग्रुप के प्रेसिडेंट है। दरअसल इस लड़की का नाम शूरोन है और ये एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। वो पुलिस उस लड़की को नीचे आने के लिए कहते हैं और जब शूरोन नीचे आती है तब वो पुलिस शूरोन से डरकर भाग जाते हैं। तभी शूरोन उस लड़के की ओर हाथ बढ़ाती है। वो कहती है चाहे कहीं भी और कुछ भी हो जाए, मैं शूरोन तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। पर वो लड़का जो पैसे पुलिस को देने वाला था वो पैसे शूरोन के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। और अब हमें टेस्ट के वक्त का समय दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा। तभी वहाँ पर मास्टर जो की वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है। वो बताते हैं कि हमारे स्कूल का एक नियम है जिसके आधार पर नए स्टूडेंट को स्पिरिचुअल फोर्स पर एक टेस्ट देनी होगी और जिसके भी स्कोर अच्छे होंगे वो क्लास एलीट में जाएंगे। और अब टेस्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक लड़का जिसका नाम कोजुआन होता है उसे टेस्ट देने के लिए अंदर बुलाया जाता है। तभी वो लड़का वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। वो सोचता है यहाँ भला मेरा कैसा टेस्ट होगा। तभी वहाँ पर उसी फ्रॉग का स्पिरिचुअल अवतार अपीयर होता है और उस मेढक को देखकर वो स्टूडेंट काफी डर जाता है। वहाँ सभी लोग सोच रहे थे भला वो लोग इतने खतरनाक फ्रॉग से कैसे लड़ेंगे। तभी उनका टीचर उन्हें बताता है चिंता मत करो, ये कोई असली का जाइंट फ्रॉग नहीं है बल्कि असली के जाइंट फ्रॉग को तहखाने में कैद करके रखा है। ये तो बस उसका स्पिरिचुअल अवतार है, आपको बस इस स्पिरिचुअल अवतार के सिर को अपनी पूरी फोर्स से हिट करना है। तभी वो स्टूडेंट जो कि टेस्ट देने के लिए गया था वो उस मेढक के सिर को तेजी से हिट करता है, लेकिन वो उसे हिट करते ही काफी दूर आकर गिरता है और उसकी फोर्स वैल्यू सिर्फ 404 थी। तभी एक दूसरे स्टूडेंट लिहाओ को वहाँ बुलाया जाता है और जब वो उसे हिट करता है तब वो भी काफी दूर जाकर गिरता है जिसकी फोर्स वैल्यू सिर्फ 75 थी। जो देखकर टीचर कहता है इस साल के फ्रेशर्स पिछले साल के मुकाबले काफी कमजोर हैं, जबकि पिछले साल के फ्रेशर्स की वैल्यू 700 to 800 थी। तभी तीसरा लड़का चेंचाओ टेस्ट देने के लिए जाता है और जब वो उस फ्रॉग को हिट करता है तब उन्हें पता लगता है कि उसकी वैल्यू 938 है जो कि एलीट क्लास में जाने के लिए वर्थ है। और अब हम देखते हैं चेंचाओ के दोस्त गोहाओ की भी वैल्यू 886 थी और उसे भी एलीट क्लास के लिए चुना गया था। और अब हम देखते हैं कि वो मेढक
कह रहा होता है, इन बेवकूफ लोगों को लगता है कि मैं यहाँ बस मार खाने के लिए बैठा हूँ। हर साल एग्जाम में ये मुझे टारगेट की तरह यूज करते हैं, पर इन लोगों को नहीं पता कि हर साल मैं इनकी मार से थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर को सोखता रहता हूँ और अब मुझे थोड़ी और स्पिरिचुअल पावर चाहिए जिससे मैं अपने आप को पूरी तरह से आजाद कर लूंगा। और अब सुरोंग को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। सुरोंग को देखकर वो फ्रॉग कहता है, मुझे लगता है कि इस लड़की के अंदर काफी स्पिरिचुअल ताकत है, शायद इससे मेरा काम बन सकता है। सुरोंग उस फ्रॉग के पास जाकर उसे कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी से मारने वाली हूँ। और इतना कहकर सुरोंग अपनी पूरी ताकत से उस फ्रॉग के ऊपर पंच कर देती है। और ये देखकर टीचर के साथ वहाँ सभी बच्चे काफी सरप्राइज थे। और अब हमें पता लगता है कि सुरोंग की फोर्स वैल्यू 2019 थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और अब हम देखते हैं वो लड़का जिसका नाम वोंगलिंग है, और वोंगलिंग भी टेस्ट देने के लिए अंदर जा रहा होता है। इसी दौरान वो सोच रहा था कि ऑर्डिनरी क्लास में जाने के लिए 400 मार्क्स काफी रहेंगे। दूसरी ओर वो फ्रॉग सोच रहा था, अगर मुझे थोड़ी सी और ताकत मिल जाए तो इजिली मैं इस शील्ड को तोड़ दूंगा। और तभी उसकी नजर वोंगलिंग पर पड़ती है, और वोंगलिंग को देखते ही वो फ्रॉग कहता है, ये तो वही लड़का है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मास्टर जूही इस फ्रॉग से लड़ रहा था। तब इस जाइंट फ्रॉग ने जूही को एक ही पंच में काफी दूर फेंक दिया था। और जब ये जाइंट फ्रॉग जूही को मारने वाला ही था, तभी वो छोटा सा लड़का जिसे जूही ने कुछ समय पहले बचाया था, वो अपनी एक किक से ही उस जाइंट फ्रॉग को नॉकआउट कर देता है। इसका मतलब ये है कि इस जाइंट फ्रॉग को मास्टर जूही ने नहीं हराया था, बल्कि उसी छोटे से बच्चे ने हराया था। और वो छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वोंगलिंग ही है। और अब वोंगलिंग अपनी फोर्स वैल्यू को बहुत ही कम करके उस फ्रॉग को हिट करने के लिए जाता है। इस दौरान वो फ्रॉग सोच रहा था, अगर इस लड़के ने मुझे मारा तो गारंटेड मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और तभी वोंगलिंग उसे पंच कर देता है। और वोंगलिंग की फोर्स वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि वहाँ के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम करना बंद कर देते हैं। और जब दोबारा स्क्रीन ऑन होती है, तब सभी को पता लगता है कि वोंगलिंग ने उसे अपने एक ही पंच से अधमरा कर दिया है। और वोंगलिंग की फोर्स वैल्यू को देखकर वहाँ किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सिस्टम वोंगलिंग की फोर्स वैल्यू को डिकोड ही नहीं कर पा रहा था। और टीचर जब वहाँ आकर उस फ्रॉग को चेक करता है, तब उसे पता लगता है कि फ्रॉग अब पूरी तरह से मर चुका है। वहाँ किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वोंगलिंग ने अपने एक ही पंच से उस जाइंट फ्रॉग को खत्म कर दिया। जिस पर गुहाओ चेंचाओ से कहता है कि तुमने देखा नहीं, सुरोन ने उस फ्रॉग की सारी पावर पहले ही निकाल दी थी, और जो कुछ थोड़ी बहुत पावर बची थी वो वोंगलिंग ने निकाल दी, जिसकी वजह से फ्रॉग का ये हाल हो गया। तभी वोंगलिंग अपनी पावरफुल आइज का यूज करके देखता है कि वो फ्रॉग अभी सिर्फ मरने का नाटक कर रहा है, ताकि वो वोंगलिंग की और मार से बच जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंगलिंग के क्लास में एक टीचर स्पिरिचुअल बॉडीज के बारे में उन्हें पढ़ा रही होती है। वो बताती है कि हमारे आसपास का स्पेस स्पिरिचुअल बॉडीज से भरा हुआ है, तो अगर तुम्हें उन स्पिरिचुअल बॉडीज को बुलाना है तो तुम्हें सबसे पहले उनका एक चित्र बनाकर और फिर तुम उनमें स्पिरिचुअल ताकत भरकर आप स्पिरिचुअल जीवों को यहाँ बुला सकते हैं, और उन जीवों की शक्ति आपके ताकत के अनुरूप होगी। और अब चेंचाओ इसे प्रैक्टिकल करके देखता है। वो वहाँ अपनी स्पिरिचुअल पावर से डिवाइन ड्रैगन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ डिवाइन ड्रैगन तो नहीं आता, उसकी जगह कुछ और ही आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा क्लास उसके ऊपर हंसने लगता है। और अब गोहाउ उसे ट्राई करके देखता है, पर वो वहाँ किसी स्पिरिचुअल जीव को बुलाने की जगह अपने पड़ोस में बैठी एक लड़की की स्कर्ट को ही निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो लड़की उसके खींचकर एक थप्पड़ मारती है। और अब वहाँ सभी बच्चे अपनी स्पिरिचुअल पावर से किसी न किसी चीज को समन करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सुरोंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक डॉग के स्केलेटन को वहाँ समन किया था, जो देखकर वहाँ के सभी लोग काफी सरप्राइज थे, जिस पर सभी लोग सुरोंग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं सुरोंग अपने मन में सोच रही थी, पता नहीं यार किसी स्पिरिचुअल जीव को बुलाने में कितनी स्पिरिचुअल ताकत जरूरत होती है। तभी टीचर वोंगलिंग के पास आकर उससे कहती है, मुझे लगता है वोंगलिंग तुम्हें मेरा पार्ट अच्छे से समझ नहीं आया, क्या मैं तुम्हें ये फिर से पार्ट पढ़ाऊं? जिस पर वोंगलिंग भी एक स्पिरिचुअल जीव को बुलाने की ट्राई करता है। वो कहता है, पता नहीं हमारे आसपास के स्पेस में कितने स्पिरिचुअल जीव रहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बुलाने पर कौन आएगा। और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसी फ्रॉग को समन कर लिया था, जिसे देखकर सभी बच्चे डर रहे थे, जबकि वो फ्रॉग वोंगलिंग को देखकर डर रहा था। तभी टीचर चिल्लाते हुए कहती है, चिंता मत करो बच्चों, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तब वो सुरोंग के डॉग में अपनी स्पिरिचुअल पावर को मर्ज करके उस फ्रॉग के ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से वो फ्रॉग उस डॉग के स्केलेटन में मर्ज हो जाता है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे आकर उस डॉग की गाल खींचने लगते हैं। सुरोंग कहती है, डॉग तो बहुत ही प्यारा है, तो हम इसे फ्रॉगी बुलाएंगे। और इन सब बच्चों की वजह से फ्रॉगी तो बेचारा बहुत ही परेशान हो जाता है। अगले सीन में हमें वोंगलिंग के जन्म का समय दिखाया जाता है। वहाँ हम एक ऑपरेशन थिएटर को देखते हैं, जिससे एक नर्स बाहर आती है, और ऑपरेशन थिएटर को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उस पर कोई ब्लास्ट हुआ हो।
तब मिस्टर बोंग यानी बोंगलिंग के डैड उस नर्स से पूछते हैं, नर्स मेरा बच्चा ठीक तो है ना, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन वो नर्स उसके पास आकर रोने लगती है और इससे मिस्टर बोंग को लगता है कि शायद उनका बच्चा नहीं बच पाया और ये सोचकर वे वहीं पर रोने लगते हैं। लेकिन तभी बोंगलिंग ऑपरेशन थिएटर से चलकर खुद ही बाहर आ जाता है और मिस्टर बोंग के सामने खड़ा हो जाता है और ये देखकर मिस्टर बोंग तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर बोंग बोंगलिंग से कह रहे होते हैं, देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं और इसे लेने के लिए मैंने तुम्हारे लिए आधे साल की सैलरी को उड़ा दिया। इसकी मॉम कहती है, हाँ मैंने भी काफी मेहनत की है, इसे लेने के लिए मैं लगभग 3 दिनों तक ऑनलाइन रही। तब बोंगलिंग की मॉम मिस्टर बोंग से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बच्चे के लिए इतने पैसे खत्म कर दोगे। मिस्टर बोंग कहते हैं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन बोंगलिंग सभी के मन की बातों को पढ़ सकता था, इसीलिए वो अपने मॉम डैड की दिखावे को समझ पा रहा था। उसके डैड कह रहे थे, आखिरकार मुझे अपने बेटे के बहाने एक मौका मिल गया इस सोड को लेने का, क्योंकि मैं इस सोड को कब से लेना चाहता था। वहीं इसकी मॉम कह रही होती है, पता नहीं ये कैसा फुद्दू आदमी है, इस सोड को लेने के लिए अपने इतने ज्यादा पैसे खत्म कर दिए, मुझे 3 दिन लग गए इस नकली सोड को ढूंढने में। अब बोंगलिंग के मॉम डैड उसे फोर्स करने लगते हैं उस सोड को पकड़ने के लिए और अगर बोंगलिंग उस सोड को पकड़ता तो डेफिनेटली वो सोड उसकी स्पिरिचुअल पावर से टूट जाती। देन वो अपने मन में कई पॉसिबिलिटीज सोचता है कि अगर वो सोड टूट गई तो उसके मॉम डैड के बीच में झगड़ा होगा और इससे उनका रिलेशन भी खराब हो सकता है। तभी बोंगलिंग टॉयलेट करके उस टॉपिक से इन दोनों का ध्यान भटका देता है। अब बोंगलिंग की उम्र के साथ हर दिन उसकी पावर भी बढ़ती जा रही थी और जब वो 6 साल का हुआ तब उसने उस जाइंट फ्रॉग को भी हरा दिया और ये देखकर उसके मॉम डैड उसकी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने के लिए एक एमुलेट बनाते हैं जिससे उसकी पावर कंट्रोल में रहे। लेकिन वो एमुलेट बोंगलिंग की बढ़ती पावर को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसकी मॉम उसे रोज एक गोल्डन पिल देती थी ताकि उसकी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी कम हो जाए। तब बोंगलिंग के डैड कहते हैं, इस साल मैं एमुलेट का न्यू वर्जन क्रिएट कर दूंगा जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल में रख सके। तब इसकी मॉम किचन से कहती है, तुम लगभग 10 सालों से यही बात कर रहे हो। इसके बाद बोंगलिंग के मॉम और डैड किचन में बात कर रहे होते हैं। तब बोंगलिंग की मॉम कहती है, तुम्हें याद है ना बोंगलिंग के 7th बर्थडे पर पूरे घर में कैसे आग लग गई थी और जब वो 10 साल का हुआ तब उसके फ्रेंड के उसे छूते ही उनका क्या हाल हो गया था। उसकी मॉम कहती है, बाकी पेरेंट्स की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक ऑर्डिनरी लाइफ जिए। और अब हम यहाँ से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ बोंगलिंग के क्लास के बच्चे क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे होते हैं, लेकिन बोंगलिंग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब बोंगलिंग सामने की एक शॉप से ड्राई नूडल्स लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ आकर इस शॉप का सभी सामान खरीद लेता है और वो कहता है, आज सभी के लिए इस शॉप का सारा सामान फ्री है, पर इसके बदले वो एक कंडीशन रखता है। वो कहता है, लेकिन सामान के बदले तुम लोगों को क्लास प्रेसिडेंट के लिए सुरोंग को वोट करना होगा। पर ये सुनकर सभी बच्चे यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी चेंचा और गुआहो कहते हैं कि ये वोट मांगने का बहुत ही गलत तरीका है। उसी वक्त वहाँ पर सुरोंग भी आ जाती है। वो चेंचाओ के पास आकर कहती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? चेंचाओ कहता है, तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। तब सुरोंग इन्हें अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन चेंचाओ तब भी उसकी बातों में नहीं आता और उन्हीं के पास बोंगलिंग भी खड़ा होता है जो सुरोंग से कहता है, मैं 5 नूडल्स पैक के बदले तुम्हें वोट देने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए सुरोंग मान जाती है। लेकिन सुरोंग मन में सोचती है, पता नहीं बोंगलिंग हर जगह मेरी मदद करने के लिए क्यों आ जाता है। तभी सुरोंग सभी से कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे वोट देते हो या नहीं, मैं तो बस तुम सभी लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और सुरोंग की ऐसी बातें सुनकर वहाँ सभी लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। अब इन सभी के उस शॉप से कुछ न कुछ लेने के बाद सुरोंग इनके ऊपर एक सेडक्शन मैजिक यूज करती है, जिससे ये सभी लोग सुरोंग के कंट्रोल में आ जाएंगे। और सुरोंग की ये चाल बोंगलिंग की वजह से काम कर पाई थी, इसीलिए वो बोंगलिंग को ढूंढने लगती है। तभी उसका गार्ड सुरोंग को बताता है कि वो तो चला गया। उसका गार्ड सुरोंग को एक गोल्डन पिल देते हुए कहता है, बोंगलिंग मुझसे तुम्हें ये देने के लिए कह गया। और ये वही गोल्डन पिल थी जो बोंगलिंग की मॉम उसे रोज खिलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास में टीचर बोंग आते हैं, जो इन सभी बच्चों को देखकर समझ जाते हैं कि इनके ऊपर कोई सेडक्शन मैजिक हुआ है। देन वो उन सभी को उसी के बारे में बताने लगते हैं। टीचर बोंग बताते हैं कि काफी समय पहले एक बंदा था जो अपने आप को लिटिल वाइस गाय कहता था। उसके लगभग 3000 फॉलोअर्स थे और उसी ने इस स्पेल को बनाया था। पर इस टेक्निक को यूज करने के लिए एक कंडीशन थी कि तुम्हें उन सभी को एक गिफ्ट देना पड़ेगा और फिर जब इस स्पेल को पढ़ा जाएगा, नॉट गिविंग द टाइनेस्ट पार्ट ऑफ मी टू बेनिफिट द वर्ल्ड, आफ्टर दैट एक स्पिरिचुअल फील्ड क्रिएट हो जाएगी और जो भी बंदा इस फील्ड के अंदर होगा उसका दिमाग वो बंदा कंट्रोल कर लेगा और वो सभी उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे। जो सुनकर बोंगलिंग मन में सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ कि मैंने उसका फेवर रिटर्न कर दिया था। और ये कहते हुए बोंगलिंग सुरोंग की ओर ही देख रहा था। सुरोंग जब बोंगलिंग को देखती है तो उसे लगता है कि शायद बोंगलिंग उसे पसंद करने लगा है। गाओहाओ टीचर बोंग से पूछता है, क्या इस स्पेल को ब्रेक करने का कोई तरीका है? टीचर बोंग कहते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा हो, वो अपनी पावर से इस स्पेल को ब्रेक कर सकता है। इधर बोंगलिंग जब सुरोंग को देखता है तब बोंगलिंग को लगता है कि शायद सुरोंग अभी भी उसे कंट्रोल करना चाहती है। बोंगलिंग को याद आता है शायद उसके गार्ड ने उसे गोल्डन पिल नहीं दी
बट सुरोंग बांगलिंग को इसलिए देख रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि बांगलिंग उसे पसंद करता है। तब बांगलिंग सुरोंग को अपने हाथों से कुछ इशारे करने लगता है और सुरोंग को लगता है कि शायद बांगलिंग उसे गोल्डन पिल खाने के लिए कह रहा है। देन वो उस गोल्डन पिल को खा लेती है, लेकिन बांगलिंग तो उसे ये कह रहा था कि उसके द्वारा दिए गए नूडल्स उसे काफी अच्छे लगे। इधर सुरोंग के उस पिल को खाते ही उसका स्पिरिचुअल फोर्स काफी कम हो जाता है और उसके द्वारा किया गया बच्चों के ऊपर सेडक्शन मैजिक टूट जाता है। अब टीचर बोंग सुरोंग को बुलाते हैं उस स्पेल को परफॉर्म करने के लिए, पर सुरोंग को तो उस पिल की वजह से चला भी नहीं जा रहा था, पर उसके गिरने से पहले बांगलिंग उसे रोक लेता है। अब टीचर बोंग बांगलिंग को उस स्पेल को परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। देन बांगलिंग सुरोंग को छोड़ देता है और सुरोंग वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद बांगलिंग उस स्पेल को एक ही बार में परफॉर्म करके दिखा देता है, जो देखकर टीचर बोंग उससे काफी इम्प्रेस थे। अब इनके क्लास में क्लास प्रेसिडेंट चुना जाता है और तब टीचर बोंग क्लास प्रेसिडेंट चेन चाओ को बनाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टीचर बोंग किसी से फोन पर बात कर रहे थे और वो किसी को बांगलिंग के बारे में बता रहे थे। वो बताते हैं कि किस तरह बांगलिंग ने उस सेडक्शन मैजिक को तोड़ दिया और एक ही बार में उस स्पेल को परफॉर्म करके दिखा दिया। मुझे लगता है कि बांगलिंग कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है और टीचर बोंग ये सब मास्टर जुई को बता रहे होते हैं। अगले सीन में हमें सुरोंग को दिखाया जाता है जो बांगलिंग के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि बांगलिंग मुझे हर्ट ही करना चाहता था तो मेरी मदद क्यों की, और वो बांगलिंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्कूल के सभी बच्चे अपने साथ एक हांडी लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ सभी बच्चों का रिफाइनिंग क्लास होने वाला है और रिफाइनिंग क्लास के लिए चेन चाओ तो अपनी पुश्तैनी हांडी को लेकर आया था। तभी यहाँ पर सुरोंग की बहुत ही शानदार एंट्री होती है। चेन चाओ सुरोंग को देखकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन सुरोंग चेन चाओ को इग्नोर करके वांगलिंग को आवाज लगाती है, जिससे चेन चाओ की वहाँ पर इंसल्ट हो जाती है। लेकिन वांगलिंग जब सुरोंग को देखता है तब वो समझ जाता है कि वांगलिंग ने सुरोंग के दिल को लुभा लिया है, जिससे सुरोंग तो मानो वांगलिंग की दीवानी हो चुकी थी। तभी वांगलिंग सुरोंग के पास आकर उसके बालों को सहलाने लगता है, लेकिन इससे सभी को लगता है कि वांगलिंग सुरोंग के साथ छेड़खानी कर रहा है। लेकिन वांगलिंग तो सुरोंग के ऊपर हुए सिडक्शन मैजिक को अंडू करने के लिए आया था। और अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सभी बच्चों को रिफाइनिंग क्लास देने वाली है। वो सभी को बताती है कि आज मैं तुम सभी को पावर पिल्स बनाना सिखाऊंगी। एंड देन वो सभी बच्चों को रेसिपी बताने लगती है, लेकिन उनके बताने का तरीका इतना ज्यादा फास्ट था कि किसी बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। देन वो सभी बच्चों से कहती है क्या तुम लोगों को ये बात अच्छे से समझ आया, लेकिन सभी बच्चे कंफ्यूजन में सिर हिलाते हैं। अब सभी बच्चे पिल्स बनाना शुरू कर देते हैं। गोहाव चेन चाओ की हांडी को देखकर कहता है पिल्स को रिफाइन करना बहुत ही हार्ड है और चेन चाओ परिवार ने इस हांडी को बड़ी मात्रा में पिल्स को रिफाइन करने के लिए बनाया था, तो इस हांडी में कम गोलियों को रिफाइन करने का समय नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। और वो सुरोंग को देखकर कहता है कि सुरोंग तो मानो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे उसे सब कुछ पता हो। अरे नहीं, वो तो अपनी फैक्ट्री से पिल्स को रिफाइन करने की मशीन भी ले आई। और वो वांगलिंग को देखता है जहाँ वांगलिंग तो माइक्रोवेव का यूज करने वाला था पिल्स को रिफाइन करने के लिए, और अब गोहाव अपनी हांडी दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। गोहाव बताता है कि इसे पाने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और ढेर सारे पैसे भी खत्म किए। जिसके बाद गोहाव अपनी पिल्स को बनाना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि चेन चाओ की हांडी बड़ी तेजी से ब्लास्ट हो जाती है। तभी टीचर उसके पास आकर उसे बताती है कि पिल्स बनाने के लिए उत्साह और जोश की जरूरत नहीं होती, बल्कि काफी पेशेंस रखना पड़ता है। दरअसल चेन चाओ की हांडी ओवर हीटिंग की वजह से ब्लास्ट हो गई थी। तब चेन चाओ वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। इसी दौरान वो कह रहा था कि मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। अब टीचर क्लास के सभी बच्चों को बताती है कि पिल्स बनने में लगभग अभी 7 घंटे लगेंगे, तो तब तक के लिए हम क्लास से बाहर चलते हैं और बाद में आके हम सबके रिजल्ट चेक करेंगे। एंड सभी लोग बाहर चले जाते हैं। इधर हम क्लास में देखते हैं जहाँ फ्रॉगी कह रहा होता है मैंने काफी समय से कोई स्पिरिचुअल जीव नहीं खाया। मैंने अपने समय में अपने से छोटे स्पिरिचुअल जीवों को खाकर अपने आप को एक राक्षस में विकसित किया, और अगर मैं ये फिर से शुरू कर पाया तो। और इतना कहकर वो गोहाव की हांडी को निगल लेता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वांगलिंग आ जाता है जो कहता है मुझे पहले ही पता था कि क्लास में तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ सही समय पर आ गया। लेकिन तभी फ्रॉगी खिड़की से कूदकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वांगलिंग भी उसका पीछा करते हुए खिड़की से कूद जाता है। इधर हम फ्रॉगी को देखते हैं जो खिड़की से कूदकर नीचे वाले फ्लोर पर आ गया था। फ्रॉगी मन में सोचता है बेवकूफ इंसान, मैं खिड़की से कूदकर नीचे वाले फ्लोर पर आ गया, जबकि वो 5वीं फ्लोर से सीधा नीचे कूद गया। जिस पर फ्रॉगी अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझ रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वांगलिंग उसके पीछे ही खड़ा था और वो फ्रॉगी को उठाकर वहाँ से नीचे फेंक देता है। और इधर हम चेन चाओ को देखते हैं जो मैदान में बस भागे ही जा रहा था, क्योंकि चेन चाओ जो पिल्स को रिफाइन करने के लिए अपने घर से हांडी लाया था वो उसकी पुश्तैनी हांडी थी। और उस हांडी को ले जाने से पहले उसके पिता ने उसे वार्निंग भी दी थी कि अगर हांडी को कुछ हुआ तो वो चेन चाओ को छोड़ेंगे नहीं। और इधर हम वांगलिंग को देखते हैं जो गोहाव की हांडी को धोकर बाथरूम से बाहर लाता है, लेकिन सडनली बाथरूम के बाहर गोहाव ही खड़ा था। जब वो वांगलिंग के हाथ में अपनी हांडी को देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि वांगलिंग उसकी हांडी को चुराने के लिए आया है। वांगलिंग उसे पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, पर गोहाव उसकी बात सुनने के लिए
लिए तैयार ही नहीं था। और इधर हम देखते हैं चेंचाओ के ऊपर उसके निगेटिव थॉट हावी हो जाते हैं। वो सोच रहा था कि इसकी वजह से क्लास के सभी बच्चे उसे लूजर कहकर बुलाएंगे और सुरोंग भी बोंगलिंग से इम्प्रेस होकर उसके साथ चली जाएगी और इस सब के लिए वो बोंगलिंग को ही ब्लेम कर रहा था। दूसरी ओर हम गोहाओ को देखते हैं जो बोंगलिंग से कह रहा था तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि फ्रॉगी ने मेरी रिफाइंड भट्टी खा ली थी और उसके मुंह से इस भट्टी को निकाल कर तुम मुझे देने वाले थे। काफी अच्छी कहानी है पर मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। और इतना कहकर वो अपनी गन से बोंगलिंग के ऊपर पॉइजन शूट कर देता है, लेकिन बोंगलिंग वहाँ से हट जाता है। वहीं पीछे चेंचाओ आ रहा था और वो पॉइजन चेंचाओ के मुंह में चला जाता है, जिससे चेंचाओ गिर के वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये दोनों चेंचाओ को उठाकर क्लास में लाते हैं। गोहाओ बोंगलिंग से कहता है कि इस पॉइजन को मैंने बाहरी त्वचा के लिए बनाया था, लेकिन चेंचाओ ने इसे पी लिया और इससे इसकी जान को खतरा हो सकता है। वो बोंगलिंग से कहता है अगर तुम एंटीडोट बनाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अपनी भट्टी के लिए ब्लेम नहीं करूंगा और बोंगलिंग भी इसके लिए मान जाता है। अब ये दोनों एंटीडोट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद गाओहाओ सारे इंग्रेडिएंट को अपनी भट्टी में डाल देता है और वो कहता है एंटीडोट बनने में लगभग अभी 4 घंटे लगेंगे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि टीचर तो यहाँ 2 घंटे में ही आने वाली है, जिससे वो काफी डर जाता है। इधर हम देखते हैं फ्रॉगी दोबारा गाओहाओ की भट्टी को खाने के लिए आ गया होता है, लेकिन तभी गाओहाओ उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। तभी गाओहाओ अपने मैजिक से फ्रॉगी को वहाँ से दूर फेंक देता है। जब वो दोनों भट्टी के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि भट्टी का प्रोसेसर पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका है और ऐसा तब हुआ जब गाओहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से फ्रॉगी के ऊपर अटैक किया। तब फ्रॉगी की एनर्जी से भट्टी का प्रोसेस तेज हो गया। फ्रॉगी बोंगलिंग को बताता है मेरा स्पिरिचुअल फोर्स किसी भी सब्जेक्ट की समय रेखा को बढ़ा सकता है और ठीक उसी तरह किसी भी चीज की समय रेखा को घटा भी सकता है। और अब ये दोनों फ्रॉगी को मार मार कर उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, जिससे कुछ ही देर में इनका एंटीडोट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद गोहाओ अपने बनाए एंटीडोट को चेंचाओ को खिला देता है, लेकिन इसी वक्त क्लास के टीचर के साथ वहाँ सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। बोंगलिंग गोहाओ से कहता है कि तुम टीचर को जाकर रोको, तब तक मैं चेंचाओ को ठिकाने लगाता हूँ। इधर गोहाओ टीचर को कुछ देर बाहर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो ज्यादा देर कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन इधर तब तक बोंगलिंग ने चेंचाओ को ठिकाने लगा दिया था और टीचर क्लास में आकर सबसे पहले गोहाओ की पिल्स को चेक करने के लिए कहती है। लेकिन गोहाओ को पता था कि एंटीडोट बनाने के चक्कर में उसकी पिल्स तो पहले ही खराब हो चुकी है। लेकिन जब टीचर गोहाओ की हांडी को चेक करती है तब वो देखती है कि उसमें बहुत ही अच्छी पावर पिल बनी थी। लेकिन ये देखकर गोहाओ को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा होता और ये देखकर गोहाओ को लगता है कि बोंगलिंग ने अपनी बनाई पावर पिल को गोहाओ के हांडी में डाल दिया है। और ये सोचकर वो कहता है बोंगलिंग सच में मेरा दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, उसने मेरे लिए अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। और गोहाओ की पावर पिल को देखकर टीचर उसे 85 मार्क्स देती है, जिसके बाद टीचर बोंगलिंग की पावर पिल को चेक करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ तो बोंगलिंग की पिल का ये हाल होकर रखा था, जिस पर टीचर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। और ये देखकर गोहाओ को लगता है कि बोंगलिंग के ऊपर ये सारी डांट गोहाओ की वजह से पड़ रही है और वो बोंगलिंग को अपने मन में ही अपना सबसे सच्चा दोस्त मान लेता है। लेकिन मैं बता दूं कि गोहाओ जो अब तक सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल जब गोहाओ ने अपनी हांडी में एंटीडोट बनाया तब उसके साथ ही पावर पिल भी बन गई थी और इस समय बोंगलिंग ने तो कुछ भी नहीं किया था, जबकि गोहाओ इस सब के लिए उसे ही क्रेडिट दे रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेंचाओ को एक मैदान में होश आता है। गोहाओ से बताता है कि तुम काफी देर से सो रहे थे, इसीलिए हम लोग तुम्हें यहाँ ले आए। लेकिन चेंचाओ उनसे पूछता है कि मेरी हांडी कहाँ है। तब गोहाओ उसे उसकी हांडी दिखाता है। गोहाओ बताता है कि हम तुम्हारी हांडी को ठीक करने में कामयाब रहे। और ये देखकर चेंचाओ तो रोने लगता है और वो बोंगलिंग को अपने गले लगा लेता है। वो कहता है मैं इतने दिनों से तुम्हें गलत समझ रहा था, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। अगले दिन हम लोग देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद शुरोंग बोंगलिंग के पास आती है। पता नहीं बोंगलिंग का कौन सा जादू शुरोंग के ऊपर चल गया था कि शुरोंग बोंगलिंग से डेट के लिए पूछती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शुरोंग के ऊपर कुछ एसेसियन दूसरी बिल्डिंग से निशाना लगाए हुए थे। दरअसल वो एसेसियन अपने बॉस के कहने पर शुरोंग को खत्म करने के लिए आए थे। अब ये एसेसियन शुरोंग को शूट करने वाले ही थे कि तभी बोंगलिंग इन्हें देख लेता है कि तभी उन एसेसियन को अपने ऊपर कुछ प्रेशर महसूस होता है, जिससे कुछ देर के लिए उनका ध्यान भटक जाता है। इधर शुरोंग बोंगलिंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे डेट करे और ये सुनकर पूरा क्लास काफी हैरान हो जाता है। बात इससे कुछ आगे बढ़ पाती उससे पहले टीचर बोंग क्लास में आ जाते हैं। वो बोंगलिंग से उनके ऑफिस में आने के लिए कहते हैं और बोंगलिंग भी शुरोंग से अपनी जान छुड़ाने का मौका चूक नहीं सकता था। वो इस मौके का फायदा उठाते हुए टीचर बोंग के ऑफिस में जाने लगता है। अब ये बात पूरी सोशल मीडिया पर फैल जाती है कि इतनी फेमस लड़की वैल्यू 5 वाले लड़के को पसंद करती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टीचर बोंग बोंगलिंग को मास्टर जू से मिलाते हैं।
वो कहते हैं वोंगलिंग मास्टर जू को तुमसे कुछ बात करनी है। अब मास्टर जू टीचर वोंग से उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए कहते हैं। टीचर वोंग के वहाँ से जाने के बाद मास्टर जू वोंगलिंग से कहते हैं तुम वही लड़के हो ना जिसने कुछ साल पहले जाइंट फ्रॉग को हराया था। इतने ताकतवर राक्षस को तुमने सिर्फ अपनी एक किक से हरा दिया था। सभी को लगता है कि मैंने उसे हराया। और इतना कहकर मास्टर जू वोंगलिंग के पैरों में गिर जाता है। वो कहता है मास्टर जब मैंने आपकी ताकत देखी तो मैंने अपने आप में ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं आपको ढूंढकर अपना मास्टर बनाऊंगा। और इतना सुनने के बाद वोंगलिंग अपनी सब कुछ भुलाने की टेक्निक को 50% यूज करता है, जिससे मास्टर जू वोंगलिंग के बारे में सब कुछ भूल जाएगा। वोंगलिंग अक्सर अपने टारगेट पर अपनी टेक्निक का 50% ही यूज करता है ताकि उसके टारगेट को ज्यादा नुकसान ना हो। इसके बाद वोंगलिंग क्लास से बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वोंगलिंग को सोते समय एक नाइटमेयर आ रहा था जिसमें सुरोंग वोंगलिंग को बार बार डेट पर चलने के लिए फोर्स कर रही थी। तभी वोंगलिंग की आंखें खुल जाती हैं। वो ये जानकर काफी खुश था कि ये बस उसका एक सपना था। इसके बाद वोंगलिंग टूथब्रश करते वक्त अपने विंडो से पर्दों को हटाता है जहाँ उसकी नजर सुरोंग के ऊपर पड़ती है जो कि उसके घर तक पहुँच चुकी थी उसे डेट पर ले जाने के लिए। अब यहाँ किसी आम बच्चे के पेरेंट्स होते तब वो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में किसी लड़की को डेट करने से अपने बच्चे को मना करते, लेकिन वोंगलिंग के पेरेंट्स तो हमेशा 2 कदम आगे ही रहते हैं। उल्टा वो वोंगलिंग को उसे डेट करने के लिए फोर्स कर रहे थे। और इस सब के बाद वोंगलिंग सनरोंग की कार में बैठकर उसके साथ डेट के लिए जाने लगता है। हम देखते हैं कि सनरोंग के लिए बहुत ही हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि वो असेसियन सनरोंग को मारने के लिए अब भी उसका पीछा कर रहे थे। तब उनकी बॉस उन्हें बताती है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है सनरोंग को खत्म करने का, और अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो इसका नतीजा तो तुम लोग जानते ही होगे। इधर सनरोंग वोंगलिंग को एक बहुत ही शानदार जगह पर लेकर आती है, लेकिन वोंगलिंग को वहाँ कोई भी नहीं दिखता। वोंगलिंग सनरोंग से पूछता है कि ये जगह इतनी सुनसान क्यों है। सनरोंग बताती है दरअसल ये जगह मेरे दादाजी ने पर्सनल मेरे लिए बनवाई है। मैंने उनसे कहा था कि मैं इस जगह पर सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊंगी और मैं भी आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई। तब सनरोंग वोंगलिंग का मुंह देखकर हंसने लगती है। वो कहती है मैं बस मजाक कर रही थी, ये जगह दरअसल मेरे दादाजी ने खास तुम्हारे लिए खाली करवाई है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि वो असेसियन शुरोंग के गार्ड्स को मारकर उस जगह पर आ जाते हैं। इधर सुरोंग वोंगलिंग को एक स्टेचू के पास लाती है। वहाँ का एक गार्ड उन्हें बताता है कि एक ऐसी स्टेचू है जिसके पास हाथ ले जाने पर ये आपका भविष्य बता देगी। जिस पर सुरोंग कहती है हाँ एक बार मेरे दोस्त ने ट्राई करके देखा था और इस स्टेचू ने उसका एकदम सही भविष्य बताया, तो चलो हम भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। और इतना कहकर सुरोंग वोंगलिंग का हाथ पकड़कर उसे उस स्टेचू के पास ले जाने लगती है कि तभी वो असेसियन आकर सुरोंग के ऊपर गन से फायरिंग कर देते हैं। लेकिन वोंगलिंग सुरोंग को गोली लगने से पहले ही उसे देख लेता है और वोंगलिंग उस गोली को अपने मुंह से पकड़कर उस असेसियन की ओर फेंक देता है, जिससे वो असेसियन काफी दूर जा गिरता है। और ये देखकर सुरोंग और उस गार्ड को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। तब वोंगलिंग अपनी याददाश्त मिटाने वाली टेक्निक का यूज करके उन दोनों की याददाश्त मिटा देता है। इधर वो असेसियन सोच रहे थे कि अभी जो हुआ उसमें इस गन की गलती है, हो सकता है कि शायद ये गन ही खराब हो। और इसके बाद वो असेसियन सुरोंग को कई बार मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वोंगलिंग उन्हें नाकाम कर देता है और हर बार वो सुरोंग की याददाश्त को मिटाता रहता है। और अब सुरोंग वोंगलिंग से जाइंट व्हील पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वोंगलिंग भी जाइंट व्हील पर जाने के लिए मान जाता है क्योंकि वोंगलिंग कुछ देर के लिए बस सुकून से रहना चाहता था, लेकिन उनका पीछा करते करते वो असेसियन वहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन ये सब मास्टर जू दूर से देख लेता है। वो अपने फोन से मैजिक स्क्वाड को इन्फॉर्म कर देता है कि हेवनली पैराडाइज में सुरोंग को मारने के लिए हथियार आए हुए हैं। इधर वोंगलिंग और सुरोंग जाइंट व्हील पर होते हैं, तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और वोंगलिंग का मन आतिशबाजी की वजह से भटक जाता है। उसी वक्त वो असेसियन आकर इन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन वोंगलिंग फिर भी खुश था क्योंकि भले ही उसे कुछ देर के लिए लेकिन कुछ शांति तो मिली। सुरोंग उन असेसियन से पूछती है क्या तुम सेट ऑफ एक्शन से हो, और अगर हाँ तो तुम यहाँ हमें मारने ही आए होगे। तभी सुरोंग खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन वोंगलिंग को यहाँ से जाने दो। जिस पर वो असेसियन कहते हैं चिंता मत करो, जो हमारा टारगेट नहीं होता है हम उसे नहीं मारते। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं मैजिक स्क्वाड भी इन्हें बचाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। इधर सुरोंग अपने मन में सोचती है अगर मैंने इस कठिन वक्त में वोंगलिंग को नहीं बचाया तो वो जरूर मेरी वजह से किसी खतरे में पड़ जाएगा। तब वो वोंगलिंग से रोते हुए कहती है वोंगलिंग कोई भी बेवकूफी मत करो और यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनकर वोंगलिंग वहीं पर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर से उन दोनों असेसियंस को नीचे फेंककर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर सुरोंग तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी और पहली बार वोंगलिंग सुरोंग की याददाश्त को नहीं मिटाता और वो सुरोंग से प्रॉमिस लेता है कि इस बात को हमेशा वो राज ही रखेगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ हो रही आतिशबाजी को खूब एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हमें शैडो फैक्शन के बॉस को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। वो कहती है आज तक के 100 साल के रिकॉर्ड में हमारा टारगेट हमसे कभी मिस नहीं हुआ
और आज तुम लोगों की गलती की वजह से हमारा क्लाइंट हमसे बहुत ही गुस्सा है। तब शैडो फैक्शन का वो असिस्टेंट जिसे सुरोंग को मारने का ऑर्डर मिला था, वो अपनी बॉस को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉस उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो अपने ही बंदे को शूट करके खत्म कर देती है। जिसके बाद वो अपने सभी आदमियों से सुरोंग को मारने के लिए किल ऑर्डर जारी करने के लिए कहती है। दरअसल शैडो फैक्शन जिसके लिए किल ऑर्डर जारी कर देता है, कहा जाता है कि वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाता। दूसरी ओर हमें सुरोंग को दिखाया जाता है जिसकी सिक्योरिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई होती है। तभी सुरोंग के पास टीचर बोंग आते हैं। वो सुरोंग से कहते हैं, देखो सुरोंग, कल जो तुम पर हेवनली पैराडाइज में हमला हुआ, वो हमलावर अब भी खुले घूम रहे हैं, इसीलिए आज हम तुम्हें कड़ी प्रोटेक्शन में रखेंगे। लेकिन सुरोंग कहती है, हेवनली पैराडाइज में तो हम लोगों के ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ, बल्कि हम लोग तो वहाँ काफी मजे कर रहे थे। तभी वहाँ पर मास्टर जुई आ जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ सुरोंग के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि सुरोंग के ऊपर होने वाले हमले की भनक हम लोगों को पहले ही लग गई थी, इसीलिए हम लोगों ने उन हमलावरों को अच्छे से सबक सिखा दिया। दरअसल मास्टर जुई ये सब इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि कल वोंगलिंग ने मास्टर जुई की 50% आदाज को मिटा दिया था और उनके दिमाग में ये फिक्स कर दिया था कि हमलावरों को उन्हीं ने पकड़ा। लेकिन साथ ही मास्टर जुई बताते हैं कि जब शैडो फैक्शन सुरोंग को मारने में नाकामयाब हुई, तब उन्होंने सुरोंग को मारने के लिए किल ऑर्डर जारी कर दिया, तो आज सुरोंग की जान को बहुत ही खतरा है। लेकिन मास्टर जुई बताते हैं कि इसका भी इंतजाम हम लोगों ने पहले ही कर रखा है और अब हम देखते हैं कि स्कूल की सिक्योरिटी को मास्टर जुई ने पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि शैडो फैक्शन के असैसिन सुरोंग पर अटैक न कर सके। अब मास्टर जुई लोगों को अपनी सिक्योरिटी दिखाने लगते हैं। वो बताते हैं, स्कूल के बाहरी क्षेत्र की प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोगों ने कल्टीवेशन आर्मी के रिटायर्ड कोप्स को चुना है, जिन्हें राक्षसी ताकतों से लड़ने का भी काफी अच्छा अनुभव है। इसके अलावा स्कूल के कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने हमारे सबसे काबिल गार्ड को रखा है। ये लोग गोल्डन फिलफेयर्स या उसके ऊपर के पहरेदार हैं। इसके बाद मास्टर जुई इन सभी को एक बहुत ही प्रोटेक्टेड रूम में लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि हम लोगों ने इस रूम को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सुरक्षा क्षेत्र भी बनाया है और साथ ही इसे और भी ज्यादा सुरक्षित करने के लिए मैंने 7 स्टार फोर्स और बहुत ही अच्छे स्नाइपर को भी हायर किया है और इतनी सुरक्षा के साथ इस रूम में एक मक्खी का भी आना इम्पॉसिबल है। तभी टीचर बोंग कहते हैं, आज तक के रिकॉर्ड में ये स्कूल की सबसे टाइट सिक्योरिटी है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ शैडो फैक्शन की बॉस भी देख रही होती है। वो कहती है, क्या इन्हें लगता है कि ये आज तक की सबसे टाइट सिक्योरिटी है? मैंने तो इन्हें तैनात होने से पहले ही सब कुछ देख लिया। इधर हम स्कूल में देखते हैं शैडो फैक्शन का एक एसेसियन जमीन को खोदकर स्कूल के अंदर आ जाता है और वो कल्टीवेशन आर्मी के सभी कोप्स को एक एक करके खत्म कर देता है। तब वो अपने साथी को कॉल करके बताता है, मैंने स्कूल के बाहरी क्षेत्र के सभी कोप्स को खत्म कर दिया है। और इधर हम देखते हैं मास्टर जुई और टीचर बोंग भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इधर कॉरिडोर्स के गार्ड्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि बाहरी क्षेत्र के कोप्स को मार दिया गया है, तो तुम्हें अब काफी चौकन्ना रहना होगा। लेकिन वो गार्ड कहते हैं, हम सभी एलिट क्लास के गोल्डन पील है, हम उन कोप्स की तरह नहीं है और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी एक असेसियन यहाँ टॉक्सिक गैस छोड़ देता है जिनसे इन लोगों का दम घुटने लगता है। तभी वो असेसियन आकर इन सभी गार्ड्स को एक ही बार में मार देता है, जिसके बाद ये असेसियन सुरोंग की क्लास की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक इसके ऊपर कोई हमला कर देता है और ये हमला करने वाले कोई और नहीं टीचर बोंग थे। दूसरी ओर हम इन सभी असेसियन के हेड को देखते हैं जो कि इनविजिबल होकर स्कूल में ही अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था। वो बताता है कि बाकी 2 असिस्टेंट तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे। वो बताता है कि मेरी इनविजिबिलिटी की पावर से मुझे 7 स्क्वाड भी नहीं ढूंढ पाई, तो मैं इन सभी को तो आसानी से खत्म कर दूंगा। दरअसल इस असिस्टेंट के पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैमर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावर होल्ड करता है, जिससे ये किसी को भी बड़ी आसानी से हरा सकता है। इधर हम देखते हैं टीचर बोंग और उस असेसियन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो असेसियन अपने थंडर हैमर से टीचर बोंग के ऊपर अटैक कर देता है। इससे इधर सभी लोगों को लगता है कि इस हमले से टीचर बोंग शायद नहीं बच पाएंगे, लेकिन टीचर बोंग ने अपने हाथ से ही उसके थंडर हैमर को रोक लिया था और वो अपने एक हाथ से ही उसके हैमर को चकनाचूर कर देते हैं। अब वो उस असेसियन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो एक टॉक्सिक गैस को रिलीज करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी सामने से वोंगलिंग गेट खोल देता है, जिससे वो असेसियन टकरा के वहीं पर गिर जाता है। दरअसल वोंगलिंग ने कुछ खाना ऑर्डर किया था और उसी की डिलीवरी लेने वोंगलिंग बाहर जा रहा था। इधर हम देखते हैं दूसरे असेसियन के सामने फ्रोगी आ जाता है, लेकिन वो असेसियन फ्रोगी को एक नॉर्मल डॉग समझकर सहलाने लगता है। तभी फ्रोगी उसके हाथ में बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर और उसकी सारी उम्र फ्रोगी के अंदर चली जाती है और इस तरह दूसरा असेसियन भी खत्म हो जाता है। और ये बात इनके हेड को भी पता लग जाती है। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैंने अपने हैमर में अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली है और मेरी इनविजिबिलिटी की पावर से मुझे यहाँ कोई भी नहीं देख सकता। और इसी वक्त वोंगलिंग भी उसके पीछे से गुजर रहा होता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, जिससे वो असेसियन बहुत ही डर जाता है। लेकिन वोंगलिंग उसे बिना कुछ किए ही अपने नूडल्स लेने के लिए सीधे निकल जाता है। तब वो असेसियन कहता है, अच्छा मैं तो खामखा ही इतना सोच रहा था, उसका मतलब मुझसे नहीं बल्कि
कि उसके नूडल्स से था, लेकिन बोंगलिंग कहता है नहीं, मैं तुम्ही से बात कर रहा था। और ये सुनने के बाद उस एसेसियन के गोटे मुंह में आ जाते हैं। बोंगलिंग कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथी को नीचे गिरा दिया। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। और ये सुनने के बाद वो एसेसियन आग बबूला हो जाता है। वो कहता है अब चाहे फैक्शन के नियम भाड़ में जाए, मैं उस लड़की को नहीं बल्कि अब इसे मारूंगा। और वो अपने हैमर में अपनी पूरी एनर्जी को गैदर करके बोंगलिंग के सिर पर अटैक कर देता है। और ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन बोंगलिंग के ऊपर ये हमला एक पत्थर के ऊपर अंडे के फूटने के बराबर था। और इतना खतरनाक अटैक करने के बाद उस एसेसियन के पूरी बॉडी से ब्लड आने लगता है। वो सोचता है कि ये तो एक प्राइमरी फ्रेज है और इसके पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है। और इधर शैडो फैक्शन की बॉस ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती है कि वो इस बार भी सुरोंग को मारने में फेल हो गई। इधर मास्टर जुई बोंगलिंग के पास आकर कहता है मास्टर आप सच में कमाल के हैं, आपने एक जादुई हथियार यूज करने वाले एसेसियन को भी आराम से हरा दिया। लेकिन तभी बोंगलिंग अपनी आदास मिटाने वाली टेक्निक का यूज करके मास्टर जुई की आदास को मिटा देता है और उनके दिमाग में ये फिक्स कर देता है कि इन सभी को उन्हीं ने हराया। तभी वहाँ पर चेंचो भागते हुए आता है और मास्टर जुई से कहता है आप तो कमाल के हैं, क्योंकि आपने तो अकेले ही इन सभी को हरा दिया। लेकिन मास्टर जुई बताते हैं कि मैं यहाँ आने में लेट हो गया, जिसकी वजह से बोंगलिंग की ये हालत हो गई, जो देखकर ये सभी लोग काफी दुखी थे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बोंगलिंग एक मशीन में लेटा होता है। दरअसल ये मशीन सुरोंग ने पर्सनल बोंगलिंग के लिए बनवाई, क्योंकि बोंगलिंग के नाटक करने की वजह से सुरोंग बोंगलिंग के लिए काफी ज्यादा बरीड हो गई थी। और वो मशीन हर घंटे बोंगलिंग की बॉडी पर दवाई का स्प्रे करती है ताकि बोंगलिंग जल्द से जल्द रिकवर हो सके। तभी बोंगलिंग की मॉम उसके रूम में खाना लेकर आती है। वो कहती है कि तुम कब तक बीमार होने का नाटक करोगे, अब कल सभी को बता देना कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और परसों से दोबारा स्कूल को ज्वाइन कर लेना। तभी हम देखते हैं कि बोंगलिंग से मिलने के लिए उसके दोस्त आए थे, जो कि उसके लिए कुछ फ्लावर्स भी लाए थे। तब बोंगलिंग की मॉम उन लोगों से कहती है कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी गुहाव अपने पेट से बोंगलिंग को चेक करने के लिए कहता है। जब गुहाव का पेट बोंगलिंग के ऊपर जाता है तब बोंगलिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बोंगलिंग मन में कहता है क्या इतना घटिया पक्षी पेट कौन रखता है। तब चेंचाओ बोंगलिंग की मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है अगर ठीक से देखा जाए तब गुहाव के पेट और बोंगलिंग की शक्ल एक जैसी लगती है। तब बोंगलिंग की मॉम उन लोगों के लिए रूम में नाश्ता लेकर आती है। तब सुरोंग अपने मन में सोचती है ये सबसे अच्छा मौका है बोंगलिंग के माँ के साथ अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने का। वो बोंगलिंग की मॉम को कुछ दवाइयाँ देते हुए कहती है ये कुछ खास दवाइयाँ हैं जो हमारी फैक्ट्री में बनती हैं, शायद इनसे बोंगलिंग जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सुरोंग बोंगलिंग के पास आकर उससे कहती है बोंगलिंग अब तुम्हारी तबीयत पहले से कैसी है। बोंगलिंग कहता है मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है। सुरोंग कहती है मैं स्पेशली तुम्हारे लिए एक चिकन ब्लड इंजेक्शन भी लाई हूँ, जिससे तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। और इंजेक्शन का नाम सुनकर बोंगलिंग के तो पसीने छूट जाते हैं। तभी चेंचा उठकर खड़ा होता है और वो कहता है अरे सॉरी मैं भूल गया, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ और भी लाया था। दरअसल चेंचाओ एक बैंड लाया था जो कि उसे टीचर बोंग ने बोंगलिंग की स्पिरिचुअल फोर्स को चेक करने के लिए दिया था। चेंचाओ कहता है बस तुम्हें इस बैंड को पहनना है, जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स की रीडिंग काउंट होगी। लेकिन इधर तो सुरोंग जीत कर रही थी बोंगलिंग को वो इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन बोंगलिंग उस इंजेक्शन से बचने के लिए उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही वो चेंचाओ का वो बैंड भी ले लेता है। वो कहता है अब मेरी तबीयत पहले से काफी ज्यादा अच्छी है और अब मैं स्कूल भी आना शुरू कर दूंगा। अब चेंचाओ बताता है कि ये बैंड कैसे काम करता है। वो कहता है सबसे पहले अपनी सारी स्पिरिचुअल फोर्स को एक गोले में इकट्ठा करो, जिसके बाद आपकी स्पिरिचुअल फोर्स की रीडिंग काउंट हो जाएगी। तब गुहाव चेंचाओ से पूछता है हमारी स्पिरिचुअल फोर्स तो एंट्रेंस एग्जाम के वक्त भी चेक हुई थी, दोबारा टेस्ट लेने की क्या जरूरत है। चेंचाओ कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे शरीर के बाहर दिखाई देती है। इसमें अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को फोकस करके शरीर से बाहर निकालना है, जिसके बाद तुम इस ताकत को जो चाहो वो आकार दे सकते हो। दूसरी ओर हम देखते हैं जहाँ कुछ और भी बच्चे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स चेक कर रहे थे, जहाँ सबसे पहले एक जिनजेंग नाम का लड़का अपनी स्पिरिचुअल फोर्स चेक करता है, जिसका स्कोर लगभग 2000 समथिंग था। अब वहीं एक दूसरा लड़का अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को चेक करता है, जिसकी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसने जुई के बनाए 10 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था और इसकी स्पिरिचुअल फोर्स लगभग 4379 थी, जो देखकर उसके ग्रुप के सभी लोग काफी खुश हो रहे थे। इधर गुहाव जब अपनी स्पिरिचुअल फोर्स चेक करता है तब उसका स्कोर लगभग 179 ही आता है, जो देखकर गुहाव छत से कूदने के लिए जाने लगता है, लेकिन चेंचा उसे रोक लेता है। जिसके बाद सुरोंग अपना स्पिरिचुअल फोर्स चेक करती है, जिसका स्कोर लगभग 4000 था, जो देखकर बाकी सभी लोग काफी हैरान थे। अब बोंगलिंग की बारी थी अपना स्कोर चेक करने की। वो मन में सोचता है मैंने इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की, इसलिए मुझे इसे अपने स्पिरिचुअल फोर्स से ही पार करना चाहिए। तब बोंगलिंग अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स यूज करता है ताकि उसका बैंड खराब हो जाए और उसका स्कोर कम से कम दिखाए, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करता है और इधर सिस्टम बोंगलिंग की स्पिरिचुअल फोर्स को 0 दिखा रहा था, लेकिन तब भी वो सभी में टॉप पर स्कोर कर रहा था। तब बोंगलिंग कहता है अरे सिस्टम में ही कुछ खराबी है, शायद इसीलिए मेरा स्कोर 0 होने पर भी मुझे टॉप पर दिखा रहा है। तब चेंचा बोंगलिंग से कहता है अब तुम्हें अपनी असली ताकत सभी को दिखानी होगी, मुझे पता है कि तुम अपनी असली ताकत को छिपा रहे हो,
जो सुनकर बोंगलिंग थोड़ा डर जाता है, लेकिन तभी चेंचाओ कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो वैसे भी काफी कमजोर हो। इसके बाद ये सभी बोंगलिंग के घर से जाने लगते हैं, लेकिन जाते वक्त गोहाव कह रहा था तुम लोगों ने देखा मेरा स्कोर कितना कम है, मुझे तो सिस्टम को हैक करके अपना स्कोर बदल लेना चाहिए। गोहाव की ये बात बोंगलिंग भी सुन लेता है। अगले सीन में हम गोहाव और बोंगलिंग को एक साथ देखते हैं, क्योंकि बोंगलिंग ने गोहाव से सिस्टम हैक करके उसकी रैंक नीचे लाने के लिए कहा था, लेकिन गोहाव सिस्टम के पासवर्ड को क्रैक ही नहीं कर पा रहा था। तभी बोंगलिंग एक पासवर्ड एंटर करता है, जिससे ये लोग सक्सेसफुली सिस्टम में घुस जाते हैं और इनके सिस्टम में घुसने का पता 2 और स्टूडेंट को लग जाता है, और वो स्टूडेंट भी सिस्टम को हैक करके बोंगलिंग के स्कोर का पता करने ही आए थे, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि बोंगलिंग का स्कोर 0 होने पर भी सिस्टम ने उसे फर्स्ट प्लेस क्यों दी। और इधर गोहाव को डेटाबेस में उस लड़के का भी नाम मिल जाता है जो दूसरी ओर सिस्टम को हैक कर रहा है। तब गोहाव को याद आता है क्या ये वही एरोगेंट लड़का है जिसने एग्जाम पास करके फेमस फैक्शन 59 को ज्वाइन किया। गोहाव सोचता है चलो पता करते हैं कि ये अब भी एरोगेंट है या नहीं। तब गोहाव उसके डेटा के साथ कुछ तो छेड़खानी करता है, तभी गोहाव गलती से अलार्म ट्रिगर कर देता है। तब ये दोनों जल्दी जल्दी से सिस्टम के बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद गोहाव बोंगलिंग को बताता है कि हमारा काम हो गया। बोंगलिंग पूछता है कहीं तुमने कुछ सबूत तो नहीं छोड़ा। गोहाव बताता है नहीं, मैं इन सभी कामों में बहुत प्रोफेशनल हूँ। इधर हमें टैंक को दिखाया जाता है, जिसके ग्रुप के लोग उसके पास आ जाते हैं, जो बोर्ड पर टैंक का नाम देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि गोहाव ने टैंक का नाम बदलकर टैंक वर्ल्डी 2 रख दिया था। तब टैंक के साथ वाली वो लड़की टैंक से कहती है अगर हमें मौका मिला तो आने वाले शॉर्ट कंपटीशन में हम उन दोनों लड़कों से जरूर मिलेंगे। तब टैंक बड़ी गुस्से से कहता है हाँ हम इनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन सही वक्त और सही मौके पर। अगले सीन में टीचर बोंग दूसरी टीचर को नेशनल पावर फेल सीनियर टेस्ट का रिजल्ट दिखा रहे होते हैं, जो देखकर उस टीचर को यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि क्लास में बोंगलिंग जैसा बिलो एवरेज लड़का इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस पर कैसे आ गया। वो कहती है बोंगलिंग क्लास के सामान्य बच्चों से भी काफी पीछे है, तो अचानक वो फर्स्ट प्लेस पर कैसे आ सकता है। अब मिस्टर बोंग उन टीचर को आने वाले टूर्नामेंट की स्कीम दिखाते हैं, और उनके स्कूल के बच्चों का पहला मैच 59 फैक्शन के साथ था, जिस पर वो टीचर कहती हैं हम अपना पहला मैच 59 फैक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं। जिस पर टीचर बोंग कहते हैं क्योंकि इस बार सुरोंग और बोंगलिंग की वजह से हमारा एवरेज स्कोर बढ़ गया है। जिस पर वो टीचर बताती हैं पिछले 100 सालों में 59 फैक्शन के साथ हमारी 24 मैचेस हुई हैं, जिसमें हम लोग एक मैच को तो ड्रा कर पाए, जबकि 23 मैचेस फैक्शन 59 ने जीती। जिस पर टीचर बोंग कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि हमारे पास मास्टर जुई थे। तब मास्टर जुई कहते हैं मेरे हिसाब से ये कॉम्पिटिशन इंटरेस्टिंग होगा और शायद हमें इंप्रेसिव रिजल्ट मिलेंगे। और अब हमें सोंगाई 59 फैक्शन के स्टूडेंट की शॉर्ट ट्रेनिंग को दिखाया जाता है, जो की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और अब हमें टैंक को दिखाया जाता है, जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा था। अब एक न्यूज रिपोर्टर टैंक से आने वाले शॉर्ट कंपटीशन को लेकर उसकी तैयारी के बारे में सवाल पूछती है। टैंक बताता है कि आने वाले शॉर्ट कंपटीशन के लिए हमारे स्टूडेंट को कड़ी ट्रेनिंग दी गई है और हम लोगों ने इस कंपटीशन में अपनी जान तक लगाने के लिए इस ट्रेनिंग को बार बार रिपीट किया है। तब वो रिपोर्टर कहती है तो क्या आप अपने कॉम्पिटिटर सोंगाई 60 फैक्शन के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे। वो कहता है सोंगाई 60 फैक्शन में मुझे सुरोंग काफी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उसका स्कोर पावर शो टेस्ट में काफी अच्छा था। तब वो रिपोर्टर कहती है 60 फैक्शन का वो छात्र जो कि पावर शो में नंबर 1 पर था, यानी कि बोंगलिंग, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और बोंगलिंग का नाम सुनकर टैंक बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। टैंक उसके लिए बस बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर सोंगाई 60 फैक्शन की टीचर कह रही होती हैं हर टीम में कंपटीशन के लिए लगभग 5 स्टूडेंट की जरूरत होती है, लेकिन हमारी लिस्ट में तो सिर्फ 4 ही हैं। तब मास्टर जुई कहते हैं हाँ मैंने 5वें का भी इंतजाम कर दिया है, और वो फ्रोगी की ओर इशारा करते हैं। तब वो टीचर कहती है लेकिन ये तो एक एनिमल है। टीचर बोंग कहते हैं आप ऐसे किसी में भेदभाव नहीं कर सकती, कई कंपटीशन में जानवरों का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। साल 34-93 की चैंपियन टीम सीनियर फेल्स स्कूल में एक लोमड़ी थी, लेकिन टीचर कहती है वो लोमड़ी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई एक स्पिरिट थी, के अलावा उसने इंसानी रूप भी धारण किया था। लेकिन मास्टर जुई कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान नहीं है। जिसके बाद मास्टर वोंग फ्रोगी की पावर टेस्ट करते हैं। तब मास्टर जुई कहते हैं फ्रोगी का स्कोर 5000 से कम नहीं होना चाहिए, और वो उसके कान में जाकर कहते हैं अगर तुम इस टूर्नामेंट को जीत गए तो मैं तुम्हारे ऊपर से शील्ड को हटाने की सोचूंगा। और इसके बाद हम स्कोर बोर्ड में फ्रोगी का स्कोर देखते हैं जो कि 5000 था, और फ्रोगी के स्कोर ने टैंक के स्कोर को और भी पीछे कर दिया था। और जब फ्रोगी का स्कोर टैंक के दोस्त देखते हैं तब दोबारा वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ टीचर बोंग स्कूल ग्रुप में ऑनलाइन आकर सुरोंग, बोंगलिंग, गोहाव, चेनचाओ और फ्रोगी 2 को कांग्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों को आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल द्वारा चुना गया है। और ये सुनकर चेनचाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश था। टीचर बोंग कहते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर तुम लोगों को अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड को भी तैयार करना होगा। लेकिन तभी चेनचाओ के डैड चेनचाओ को एक बहुत ही अच्छी तलवार देते हैं, जिस तलवार का नाम ली चाओ था। तब टीचर कहती है ली चाओ ने तो अपनी तलवार दिखा दी, तो क्या किसी और के पास भी अपनी स्पिरिचुअल तलवार है। तब गोहाव अपनी तलवार सभी को दिखाता है। वो कहता है इस तलवार को नाइट डेविल टाइगर के दांतों से बनाया गया था, और ये तलवार लगभग
मेरे पास 8 सालों से है। तब चेंचाओ सुरोंग से उसकी तलवार के बारे में पूछता है। तब सुरोंग सभी को अपनी तलवार दिखाती है, जिस तलवार का नाम ओशिन था, और उस तलवार को देखकर टीचर बोंग काफी सरप्राइज थे। सुरोंग बताती है अगर युद्ध में मेरी इस तलवार को कुछ नुकसान पहुंचता भी है तो मेरे पास इसके अलावा 13 और तलवारें हैं जो कि मेरी फैमिली ने बनाई हैं। तब टीचर बोंग फ्रॉगी की तलवार के बारे में पूछते हैं, जिस पर चेंचाओ कहता है फ्रॉगी तो एक डॉग है, मुझे नहीं लगता कि फ्रॉगी के पास भी कोई तलवार होगी, लेकिन फ्रॉगी के पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तलवार थी। टीचर बोंग बताते हैं कुछ इनक्रेडिबल कल्टीवेटर की तलवार में सोचने और समझने की भी क्षमता होती है, तो अगले सेमेस्टर में तुम लोगों को तलवार से जुड़ी कुछ फंडामेंटल बातों को भी बताया जाएगा, और अभी जो आपको सिखाया जाएगा वो स्पिरिचुअल तलवार के इस्तेमाल के बारे में है। आगे के चैप्टर में तुम्हें तलवार चलाने और उससे लड़ने के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम हाई लेवल स्कूल में नहीं पहुंच जाते। शायद हम लोग कुछ भूल रहे हैं, हम लोगों ने बोंगलिंग की तलवार को तो देखा ही नहीं। बोंगलिंग तुम्हारी तलवार कहाँ है? तब सभी लोग बोंगलिंग से उसकी तलवार के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बोंगलिंग तो इधर बैठा मस्त स्नैक्स खा रहा होता है, और इसके बाद बोंगलिंग मैसेज करता है हाँ मेरे पास भी एक तलवार है। और इधर हम दूसरी ओर टेंग को देखते हैं, जहाँ उसकी टीचर उसकी स्पिरिचुअल तलवार के बारे में पूछती है। टेंग बताता है मैंने उन सभी से उनकी स्पिरिचुअल तलवारें स्कूल में जमा करवाने के लिए कहा था। तब टेंग की टीचर उससे कहती है मैंने अच्छे से जांच की, लेकिन मुझे पता लगा कि तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 लोग ही हैं। टेंग कहता है हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग 5वें नंबर पे उसको रखने वाले हैं। और इतना सुनकर उसकी टीचर बहुत ही घबरा जाती है। टेंग की टीचर कहती है क्या तुम सच में उसको कंपटीशन में लाने वाले हो? तुम्हें पता भी है कि अगर वो कंपटीशन में आ गया तो क्या होगा? टेंग कहता है हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ क्या होगा, इस साल के कंपटीशन में हमें उसे लाना ही होगा। जिस पर उसकी टीचर कहती है अच्छा मैं समझ गई। तब टेंग की टीचर कहती है अगर वो आदमी आ जाता है तब 60 फैक्शन के जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एक लड़का बहुत ही बुरी तरह से एक स्टूडेंट को मार रहा होता है। वो अपने पास खड़ी लड़की से पूछता है क्या काउंसिल जानता है कि मैं शॉर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ? वो लड़की कहती है हाँ सबको ही जानता है। तब वो लड़का कहता है चलो मैं भी तो देखूं ऐसा कौन है जिसकी वजह से डायरेक्टर ने मुझे कंपटीशन में लाने का फैसला लिया। दरअसल ये वही लड़का है जिसकी बात अभी टेंग और टीचर कर रहे थे।